Hello student, let's come to the point classification of elements. Why it is necessary to classify the elements? तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी बुक शॉप में जाते हो बुक परचेस करने के लिए, आप बुक सेलर से डिमांड करते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट की ये ऑथर की बुक चाहिए। वो जाता है और फट से आपको 1 मिनट में बुक निकाल के ला के देता है। क्या उसको समय लगा बुक सर्च करने के लिए? नहीं, वो आपको बुक निकाल के ला के देता है जल्दी से। उसी तरह आप अगर कोई लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरियन भी आपको फट से बुक निकाल के दे देता है जो आपको जिस पब्लिकेशन की चाहिए या फिर जिस ऑथर की चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने उस हिसाब से बुक को अरेंज किया हुआ रहता है। हर एक अलग अलग शेल्फ में उन्होंने हर एक बुक को अरेंज किया हुआ होता है। बायो एक शेल्फ में बायो की बुक्स, दूसरे में फिज़िक्स की, फिर मैथमेटिक्स की, वो भी ऑथर वाइज अरेंजमेंट रहती है। उसी तरह अगर और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई मेडिकल शॉप में मेडिसिन लेने के लिए जाते हो तो फार्मासिस्ट भी आपको जल्दी से दवाई निकाल के दे देता है। तो वो क्यों देता है? क्योंकि वहाँ पर भी अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने मेडिसिन अरेंज की हुई रहती है। तो ये क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट होता है। इसीलिए इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो इतने सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी मेथड निकाली और उसे क्लासीफाई किया। तो हमें पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से बने हुए होते हैं। और अभी अगर सन 1800 से लेके अभी का अगर हम पूरा साल देखते हैं, पूरे साल जो बीत गए उसमें 118 एलिमेंट्स आज अगर हम देखते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जिसकी डिस्कवरी हो चुकी है। तो 118 एलिमेंट्स और सबकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। तो हर एक प्रॉपर्टी के हिसाब से भी उन्हें अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। और सन 1800 में अगर हम जाते हैं तो तब 30 एलिमेंट्स की ही डिस्कवरी हो चुकी थी। और सन 1800 से लेकर अब तक का जो समय है इसमें और न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होते गई। तो उस समय तो सिर्फ 30 एलिमेंट्स नोन थे, फिर भी उनका क्लासिफिकेशन किया गया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। और अभी उसके बाद मेटलॉइड ये कंसेप्ट बहुत देर बाद आया। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट तरीके से उन्होंने भी अपना एक डिफरेंट पैटर्न बनाया था। उस हिसाब से उनकी भी डिफरेंट मेथड थी, उस हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पूरी तरह से पता होना ज़रूरी है। तो जितने भी डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, तो उसमें सबसे पहले डोबेराइनर्स आए। तो डोबेराइनर्स ने अपना ट्रायड तैयार किया। तो वो 1817 में डोबेराइनर्स को ये शो हुआ कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो उनके एटॉमिक मासेस से रिलेट करती है। तो उन्होंने ऐसे 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनकी प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक मास से रिलेट करती हो। तो उन्होंने उन एलिमेंट्स को नाम दिया ट्रायड्स। ट्रायड मीन्स अ ग्रुप ऑफ 3। तो इसीलिए उसे डोबेराइनर्स ट्रायड के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड शो दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन्स ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि उन्होंने उन 3 एलिमेंट्स को इस तरह से अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से इस तरह से अरेंज किया कि जो फर्स्ट एंड थर्ड वाला एलिमेंट है इनका अगर हम अप्रॉक्सीमेट या फिर एवरेज निकालते हैं तो उसका आंसर जो भी आएगा वो मिडल एलिमेंट्स के इक्वल रहेगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा के बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए हुए हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये सभी मेटल है। they all are metals and it reacts with water to form alkali and hydrogen gas। तो लिथियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 6.9,
सोडियम का होता है 23 एंड पोटेशियम का होता है 39.1। अब हम इसका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज देखो 6.9 प्लस 39.1, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट को प्लस करना और उसको 2 से डिवाइड करना। आप लोग मीन तो निकाल चुके होंगे ना, तो 6.9 प्लस 3.9 39.1 अपॉन 2, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 46 अपॉन 2 आ गया 23। आप लोग करके भी देख सकते हो। तो ये जो 23 आंसर आया, ये एग्जैक्ट सोडियम के एटॉमिक मास से रिलेट करता है, मतलब इक्वल है, तो उसको वही शो करना था। और उसी तरह से उसने डिफरेंट एलिमेंट्स को, मतलब 3 ग्रुप एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बनाए और उसने उसको क्लासीफाई किया है। तो जैसे यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैंने बताया है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम। इसके मैंने एटॉमिक मास आपको लिख के दिए हुए हैं। अब आप उसको निकाल के देखो कि सही में आंसर आता है क्या 87.6। मतलब सही में कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास को प्लस करो, उसको 2 से डिवाइड करो और आंसर 87.6 आता है या फिर अप्रॉक्सीमेटली आता है क्या, ये आपको निकालना है। उसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सभी का एटॉमिक मास दिया हुआ है और आपको इसे भी निकालना है। उसने इसी तरह से 3 ग्रुप को अरेंज किया, लेकिन उस टाइम में जितने भी एलिमेंट्स नोन थे या फिर जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, उन सभी एलिमेंट्स को डोबेराइनर का लॉ फॉलो नहीं कर सका, क्योंकि बाकी जो भी एलिमेंट्स थे उनको अगर हम उनका एटॉमिक मास लेके उनका एवरेज निकालने को जाते हैं तो सेम नहीं आ रहा है। तो इसीलिए उसका जो भी लॉ था वो अनसक्सेसफुल रहा। ऑल द नोन एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम कुड नॉट फॉलो द डोबेराइनर्स ट्रायड। मतलब जितने भी एलिमेंट्स उसके बाद भी न्यूली डिस्कवर्ड हुए, उनका अगर हम ट्रायड बनाने जाए तो डोबेराइनर्स ट्रायड में वो फॉलो नहीं करते थे। तो इसीलिए उसने जो भी ट्रायड बनाया था, जो क्लासिफिकेशन किया था डोबेराइनर ने, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। अब आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पर। स्टूडेंट, आपको पता है कि केमिस्ट्री में एलिमेंट जो होते हैं वो म्यूजिकल नोट्स की तरह होते हैं। दैट मीन्स पीरियोडिसिटी मीन्स द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे डेज ऑफ द वीक होते हैं। सपोज आज अगर थर्सडे है तो कुछ सर्टन इंटरवल के बाद मतलब थर्सडे फिर रिपीट होगा, तो मतलब डेज फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो उसी तरह अगर हम देखते हैं कि हमारे इंडियन म्यूज़िक में भी वेस्टर्न भी म्यूज़िक होता है और इंडियन म्यूज़िक होता है, तो इंडियन म्यूज़िक में जिस तरह से सा रे ग म प ध नि सा ये म्यूज़िकल नोट्स होते हैं, तो सा रे ग म प ध नि फिर से सा रिपीट हो रहा है। उसी तरह एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो दोबारा से रिपीट होती है, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि वो एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। अब ये तो हो गया इंडियन म्यूज़िक। उसी तरह वेस्टर्न म्यूज़िक भी होता है। तो वेस्टर्न म्यूज़िक में होता है डो रे मी फा सो ला टी। तो ये इस तरह से न्यूलैंड ने अपना जो लॉ है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इस तरह से अरेंज किया म्यूजिकल नोट्स की तरह, जिसे हम सप्तक भी कहते हैं। सप्तक मतलब 7 सुरों का संगम होता है। तो सा रे ग म प ध नि जो हम इंडियन म्यूज़िक में यूज़ करते हैं, उसी तरह वेस्टर्न म्यूज़िक में डो रे मी फा सो ला टी ये यूज़ किया जाता है। तो 1866 में जब न्यूलैंड्स आया, उसे भी ये शो हुआ कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक मास से रिलेटेड होती है। तो उसने क्या शो किया, तो ही अरेंज द एलिमेंट्स। उसने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया कि ही अरेंज द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक masses and found that every 8 element had properties similar to the first। मतलब
जब हम फर्स्ट एलिमेंट जो लेते हैं तो वो एक सर्टन इंटरवल के बाद उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फिर से रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसने सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया और लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से अरेंज किया। फिर आया फ्लोरीन। तो जिस तरह से हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है तो वो सर्टन इंटरवल कंप्लीट करने के बाद फिर से रिपीट हो रही है फ्लोरीन में। अब हम लेते हैं लिथियम। अगर हम लोग लेते हैं लिथियम की प्रॉपर्टी, लिथियम 1, अगर इसको हम 1 नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फर्स्ट एलिमेंट उसका लॉ ही क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये सिमिलर होगी। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो एक इंटरवल कंप्लीट करने के बाद फिर से रिपीट हो रही है, मतलब लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। सोडियम से अगर हम गिनते हैं तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम तक के आते हैं। तो ये 8 एलिमेंट हुआ। तो फर्स्ट सोडियम एंड पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर हम बेरिलियम से काउंट करते हैं तो मैग्नीशियम पे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैग्नीशियम पे 8 एलिमेंट आया तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी ये सेम होगी। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उसने ये शो किया है कि फर्स्ट एलिमेंट एंड द 8 एलिमेंट had show the same property। तो न्यूलैंड्स ने अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने जिस तरह से एलिमेंट्स क्लासीफाई किए थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए थे। उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ गलतियां निकली थी। तो जिस तरह से उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया था तो वो सिर्फ कैल्शियम तक के ही, यहाँ पे कैल्शियम दिख रहा है आपको, तो कैल्शियम तक के ही वो एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया था। ये तो था फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड, वो जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कोबाल्ट एंड निकेल, तो 2 एलिमेंट को एक ही प्लेस पर उसने प्लेस कर दिया था, पोजीशन एक ही थी उसकी, कोबाल्ट एंड निकेल। उसी तरह सेरेलियम एंड लैंथेनम, मतलब 2 एलिमेंट्स को एक ही पोजीशन पर उसने प्लेस कर दिया। ये सेकेंड लिमिटेशन हुआ। थर्ड, अगर हम देखते हैं तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट है और कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, फिर भी उसको उसने म्यूजिकल नोट सा या फिर डो के अंडर उसने प्लेस किया था। उसी तरह कोबाल्ट और निकेल ये आयरन से रिलेट करता है, लेकिन आयरन को TI, म्यूजिकल नोट्स TI मतलब नी, इसके अंडर प्लेस कर दिया। ये एक गलती हो गई। तो इस तरह उसके लिमिटेशंस थे। इसके आगे भी अगर जो न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, लेकिन उसके लिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उसके टेबल में कोई प्रोविज़न ही नहीं था कि वो एलिमेंट्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो कहाँ प्लेस किया जाए, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। तो न्यूली जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर होती चली गई, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जैसे जैसे पता चला, उसके लिए वो इस टेबल में फिट नहीं हो सके। इसलिए इस तरह न्यूलैंड का भी जो लॉ था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। और इसके बाद जो आता है वो आता है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आपको सॉल्व करना है। अगर आप डोबेराइनर ट्रायड में जाओगे तो उसमें एकदम नीचे में कुछ ट्रायड्स दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रायड्स। तो आपको वो सॉल्व भी करना है। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में भी उसका आंसर बता सकते हैं।